नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHDAE 182 के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा वर्णों के उच्चारण स्थान। इससे पहले 4 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले चैप्टर में एक उद्देश्य दिया है और एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है। सबसे पहले वो वर्ण की परिभाषा देगा। तो तीसरे चैप्टर में आपने स्वरों का उच्चारण पढ़ा था, चौथे चैप्टर में आपने व्यंजनों का उच्चारण पढ़ा था। अब आप क्या पढ़ोगे? वर्णों का उच्चारण। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही तो वर्ण होते हैं। तो देखो, वर्ण क्या है? तो मनुष्य की जो वागेंद्रियां हैं, वागेंद्रिया मतलब ये होता है कि जब हम शब्दों को जो बोल रहे हैं, आप स्वर को बोल रहे हो, व्यंजन को बोल रहे हो, किसी वर्ण को बोल रहे हो, या फिर जो आप बोल रहे हो, तो बोलते वक्त आपके शरीर में जो जो इंद्रियां वर्क कर रही हैं, वो सारी इंद्रियां हमारी वागेंद्रियां कहलाती हैं। ये बात ध्यान रखना। तो पूरा का पूरा जो हमारा मुख तंत्र है, आप यहाँ पर देख सकते हो, चित्र भी बनाया। पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ ताकि आपको शब्द को समझने में क्या हो, आसानी हो। ये देखिए, पूरा का पूरा चित्र बना हुआ है कि जब हम किसी भी अक्षर का उच्चारण करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, वाक्य का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख के किन किन भागों का प्रयोग होता है। ये सब हमारी वागेंद्रियां हैं। तो मनुष्य की जो वागेंद्रियां हैं, जब ये किसी अक्षर का उच्चारण करती हैं, यानी कि अपनी अंदर की जो अभिव्यक्ति है उसका किसी के सामने प्रदर्शन करती हैं, तो उस प्रदर्शन करने में एक सहायक के रूप में भूमिका निभाता है कौन? वर्ण। तो हिंदी में देखो कैसे लिखा है, वर्ण मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा अभिव्यक्त ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है और ये इकाई व्यवस्थित रूप से है और एक लिपि में है। तो आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, वर्ण जो है हिंदी में कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। तो कोई आपसे पूछे वर्ण क्या है तो क्या बताओगे? तो वर्ण जो है वो मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा अभिव्यक्त ध्वनि है। अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है? मन के विचारों को प्रकट करना। और ये सबसे छोटी इकाई होती हैं, व्यवस्थित होती हैं और किसी न किसी लिपि में लिपिबद्ध होती हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो इसके आधार पर इसकी विभिन्न विशेषताएं हैं। तो वर्ण की पहली विशेषता क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी विशेषता क्या है? इसे दो भागों में खंडित नहीं किया जा सकता। तीसरी विशेषता क्या है? इसमें भाषा के आधार पर बहुत सारे भेद हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आपका जो स्वर है, आप किस वर्ण को किस आधार पर बोल रहे हो, इसमें मुख का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है, इसके आधार पर अलग अलग भागों में हमने बांटा था तीसरे और चौथे चैप्टर में। इसके अलावा वर्ण का संबंध किससे है? लिखने से है। और वर्णों के प्रयोग से भाषा में एक सिस्टम आता है, भाषा में एक व्यवस्था आती है। अब कोई आपसे पूछे वर्णों का ग्रुप क्या है, तो वर्ण के ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। और इन वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। तो आप यहाँ देख सकते हो, पहले ही पढ़ रखा है हमने, अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ अंग अह, ये सब क्या है? स्वर हैं। जबकि का खा गा घा डा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ना, इसके अलावा डा और ढा, ता था धा धा ना, पा फा बा भा मा, यारा लावा, शा शा साहा, छा त्रा ग्या शा, ये सब क्या है? व्यंजन हैं। तो वर्ण क्या है ये पता चल गया आपको। वर्णमाला क्या है ये पता चल गया। वर्णमाला को कितने भागों में बांटते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा जब हम स्वर और व्यंजनों की बात करते हैं, तो स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं। उनका उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है, बिना किसी अवरोध का होता है, यानी कि जो श्वास है वो मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। जबकि आप व्यंजनों को जब आप बोलोगे, तो जो हमारे श्वास वायु है वो किसी न किसी अंग से बाधित होकर निकलती है। तो व्यंजनों में जो श्वास वायु है उसमें रुकावट होती है, जबकि स्वर में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे में कोई आपसे पूछे स्वर वर्णों की विशेषताएं बताओ, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहली विशेषता स्वरों की क्या है? स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण के समय जो श्वास वायु है ये बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है। इसके उच्चारण में अन्य किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्वरों का उच्चारण देर तक भी किया जा सकता है और कम देर तक भी किया जा सकता है। इसके अलावा स्वर की बात करें तो ये व्यंजन के सहायक होते हैं। किसी व्यंजन का अस्तित्व नहीं है अगर उसके साथ स्वर ना मिला हो। और जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि होती है वो हमारे पूरे मुख में गूंजती है। जैसे बोलो आप आ, तो देखो पूरे मुख में गूंजेगी ये ध्वनि। आप बोले आ ई, तो पूरे मुख में ध्वनि गूंज रही है। तो ये स्वर की क्या है? सारी की सारी विशेषताएं। तो इसी प्रकार से व्यंजन वर्णों की अगर विशेषता की बात करो,
तो आगे व्यंजन वर्णों की विशेषता, ये जितना भी पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ का पूरे भी पूरा सार ये रहा। तो व्यंजन की, ये सब पिछले चैप्टरों में भी आप पढ़ चुके हो। तो व्यंजन की विशेषता क्या होती है, ये स्वर से स्वयं रूप से उच्चारित नहीं होते, बल्कि स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन का जब आप उच्चारण करोगे तो आपके जो श्वास नली है उसमें वायु मार्ग जो होगा अवरुद्ध होगा, रुकावट पैदा करेगा। इसका मतलब यह है कि व्यंजन के उच्चारण में वायु जो है किसी न किसी रुकावट से निकलती है। स्वर की सहायता से जो व्यंजन उच्चारित होते हैं इनका जो उच्चारण है देर तक नहीं किया जा सकता। जैसे आ है, आप इसका उच्चारण देर तक कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो आ, लेकिन आप का नहीं बोल सकते हो। ई ऐसे बोल सकते हो आप, लेकिन आप खा नहीं बोल सकते हो। यानी कि जो व्यंजन है इनका उच्चारण आप देर तक नहीं कर सकते हो, जबकि जो स्वर है इनका उच्चारण आप देर तक कर सकते हो। ये एक लयबद्ध होते हैं, इनमें संगीतमय होती है। तो व्यंजन का उच्चारण जो है वो किसी विशेष स्थान से होता है और ये पूरे मुख में गूंजते नहीं हैं, जबकि जो स्वर है वो पूरे मुख में गूंजते हैं। तो व्यंजन के आधार पर हिंदी भाषा की जो वर्ण व्यवस्था है वो उसे पूरी तरीके से अलग करती है। और वर्ण जो व्यंजन है इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है भाई, इसे हम कचट तप की ट्रिक से भी याद रखते हैं, का चा टा कचट तप। तो इससे आप भूलोगे नहीं। आप कचट तप के याद रखो तो का से क्या है का वर्ग, चा से क्या है चा वर्ग, टा से क्या है टा वर्ग, ता से क्या है ता वर्ग, पा से पा वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 लेटर हैं, 5-5 अक्षर हैं, और टोटल ये कितने हो गए 25 हो गए। इसके अलावा यारा लावा 4 और शासा साहा 4। ठीक है भाई। तो कोई आपसे स्वर की विशेषताएं बोले तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं, व्यंजनों की विशेषताएं बोले तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं। तो आगे ये मुद्दा है कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, उसमें से 11 होते हैं। उसके साथ आप अनुस्वार को जोड़ दो। अनुस्वार क्या होता है, जो अंक की बिंदी लगती है उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। विसर्ग क्या होता है, जो दो पीछे 2 बिंदियां लगती हैं उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो ऐसे में इन दोनों को जोड़ दो स्वरों के साथ, तो स्वर कितने हो जाएंगे, 13। इसके अलावा 33 व्यंजन की गिनती आपने ऊपर कर ली, तो ऐसे में तो ये मिलकर 46 ही हुए। तो इसके अलावा अब देखो 52 में 6 रह गए, तो 6 में जो होते हैं 4 तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होते हैं, संयुक्त। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिसमें 2 गुण एक साथ आ जाएं, तो उन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छा त्रा ज्ञा शा। इसके अलावा डा और ढा द्विगुण व्यंजन हैं। तो इन 6 को लेकर आप टोटल 52 बताओगे। तो कोई आपसे पूछे टोटल जो 52 हमारे वर्ण हैं, इन वर्णों को अलग अलग कैसे बांटोगे आप, तो आप बताओगे 11 तो स्वर होते हैं भाई। 11 स्वर में आप अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ दो, अंग और 2 बिंदी जो होती है अंगहा, इसके छोड़ दो तो ये 13 हो जाते हैं। इसके अलावा 13 के बाद 25 ये रहे कचट तप वाले, 25 और 13 कितने हो गए, 38। यारा लावा 4, 38 और 4 42 हो गए। और शासा साहा ये हो गए 4, तो कितने हो गए, 46 हो गए। लेकिन अब भी 6 रह रहे हैं। ये 6 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनमें 2 गुण एक साथ होते हैं, जिनमें से छात्रा ज्ञा शा जो है, और इसके अलावा द्विगुण व्यंजन है डा और ढा। इस प्रकार से 52 जो हमारे वर्ण हैं, ये इस प्रकार से डिफाइन करना है आपको किसी के सामने। अब जो वर्णों का आप उच्चारण कर रहे हो इसके स्थान क्या हैं, तो इसके स्थान टोटल 22 हैं, जो कि इस चित्र में बताए गए हैं। और इसमें जो नंबर्स दिए हैं बहुत छोटा दिया है, आप अपनी किताब में देखना। तो पहले पे है कंठ मार्ग, फिर है भोजन नालिका, स्वर यंत्र मुख, स्वर तंत्री, अभिकाकल, नासिका विवर। ये सब हमारे मुख के भाग हैं। तो ये सब आपको याद होने चाहिए कि मुख के भाग कहाँ पर हैं। नहीं पता फिर तुक्का मारोगे आप। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखो 22 भाग लिख रखे हैं हमारे मुख के, जो कि शब्दों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में या किसी भी भाषा के उच्चारण में हमारा योगदान देते हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण पढ़ना चाहते हैं, उसके भेद समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मुख के किस भाग को किस नाम से पुकारा जाता है। और फिर हमें ये देखना चाहिए कि जो वायु है ये कब ऊपर की ओर उठ रही है, कब नीचे की ओर जा रही है, कब साइड से निकल रही है, और मुख का कौन सा भाग इसे स्पर्श कर रहा है, कौन सा भाग स्पर्श नहीं कर रहा है। इसी आधार पर वर्णों को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। किस वर्ण के उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, किस वर्ण के उच्चारण में कंठ का प्रयोग हो रहा है, किसमें जिह्वा का भी अग्रभाग या पिछला भाग यूज हो रहा है, तालु का यूज कहाँ हो रहा है, मूर्धा का यूज कहाँ हो रहा है, वर्ष का यूज कहाँ हो रहा है, दांत का यूज कहाँ हो रहा है, कब स्वर जो है, कब जो है वर्ण जो है ध्वनि पैदा कर रहे हैं, कब ध्वनि पैदा नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर ही हम वर्णों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो ध्वनि उत्पत्ति के साधन समझ लिया आपने क्या है। तो ध्वनि उत्पत्ति के साधन या ध्वनि उत्पत्ति के स्थान जो है वो टोटल 22 हैं इस चित्र के माध्यम से, और ये एक एक यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पास किताब होगी तो वहाँ पर आप इसे जूम करके देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान पर वर्णों के भेद, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं वर्णों का तो उन्हें किन किन भागों में बांटा जाता है।
तो सबसे पहला आता है स्वर यंत्रमुखी। कौन सा आता है, मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं और वैसे ज़रूरत थी नहीं मुझे हाईलाइट करने की, बट थोड़ी सी मेन चीज़ें मैंने कर दी है। तो स्वर यंत्रमुखी क्या है, तो जिनका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से किया जाता है वो स्वर यंत्रमुखी कहलाते हैं। अब ये क्या होता है वो चित्र में आप देख लो। इसे काकल्य स्वर तंत्रीय भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में जो हा है वो इसी श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से जो कंठ है यानी कि गले से जो आवाज़ें निकलती हैं वो कंठे कहलाते हैं, जैसे कि आ। इसके अलावा अंगहा, काखा, गाघा, डा, ये सब कंठ वर्ण हैं। ऐसे जिन वर्णों के उच्चारण में तालु का यूज होता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। ये स्पर्श वर्ण भी कहलाते हैं, इसमें तालु और जीभ का यूज होता है। जैसे कि ई, चाचा, जाझा, इया, या, शा, ये सब कैसे हैं, तालव्य हैं। मूर्धन्य व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में, या फिर मूर्धन्य वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख का प्रयोग होता है, तो इन्हें बोलते हैं मूर्धन्य। जैसे बोलो आप री, टा, ठा, डा, ढा, डा, रा, शा, इसमें मूर्धा का प्रयोग होता है, मुख का प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम मूर्धा कहते हैं। ओष्ठय में होठ का प्रयोग होगा, तो जिन वर्णों के उच्चारण में होठ का प्रयोग ज्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं, ओष्ठय। जैसे उ, पा, फा, बा, भा, मा, इन्हें बोलोगे तो होठ का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, ये ओष्ठय वर्ण कहलाते हैं। ऐसी दंत है, दंत में दांत का यूज होगा। किसका यूज होगा, जैसे आप बोलो ला, ता, तो पूरा जो ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना, ला वर्ग है, ये सब ऊष्म और दंत व्यंजन में आते हैं। इसी प्रकार से वर्ष मतलब ये होता है जो जीभ का ऊपर वाली जो छत सी होती है ना, उसे वर्ष से बोलते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मसूड़े और जीभ की सहायता से हो उन्हें वर्ष से कहा जाता है, जैसे कि ला, सा, रा, ये सब वर्ष हैं। कंठ और तालु यानी कि गले और तालु दोनों का यूज हो तो उसे हम कंठ तालव्य कहते हैं, जैसे ए। ऐसे कंठोस्थ है, कंठ और होठ का प्रयोग जब एक साथ होगा तो हम उसे बोलेंगे कंठोस्थ, यानी गले और होठ का प्रयोग जब एक साथ होगा। जैसे आप बोलो ओ, तो जब ओ बोलोगे आप तो देखो प्रभाव गले पर भी पड़ रहा होगा और होठों पर भी पड़ रहा होगा। इसी प्रकार से दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ में दांत होंगे और होठ होंगे। जैसे आप बोलो कह रहा है ये वर्ण जिनका उच्चारण में दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता है उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे बोलो फा, जब आप फा बोलोगे तो दांतों का भी यूज हो रहा है और होठ का भी यूज हो रहा है। इसी प्रकार से अनुनासिक मतलब यह है कि जिन वर्णों का आप उच्चारण कर रहे हो और वायु आपकी नाक से बाहर निकल रही है वो कहलाएंगे अनुनासिक, जैसे डा, इया, डा, ना, मा। ठीक है भाई। तो कंठव्य, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंत्य, वस्य, दंतोष्ठ, स्वतंत्र मुखी, अनुनासिक, ये सब क्या है, उच्चारण के समय हमारे किन अंगों का प्रयोग हो रहा है उन अंगों के आधार पर इन्हें बांटा गया है। और इनके सारे एग्जाम्पल यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें पढ़ सकते हो। आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। और यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर छोटा है लेकिन इसका बेस जो है वो तीसरा और चौथा चैप्टर है। ये अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर पढ़ रखा है तो उसकी एक समरी सी दे रखी है। पांचों चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, सब आपने पहले से ही पढ़ रखा है। बस आपके काम की चीज़ है ये चित्र, जिसके माध्यम से आपको क्या है उच्चारण स्थलों के बारे में पता चल पाएगा। तो कहाँ किस चीज़ को किस नाम से पुकारा जाता है, उसका यूज़ कैसे है, ये इस चैप्टर में बताया गया है भाई। तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है और यहीं पर ये पहली यूनिट भी पूरी खत्म हो जाती है। यानी कि पहली यूनिट में आपके कितने चैप्टर थे, 5 चैप्टर थे। दूसरी यूनिट में भी आपके कितने चैप्टर हैं, 5 ही चैप्टर हैं, माफ़ कीजिएगा 4 ही चैप्टर हैं और टोटल इस बुक में 9 चैप्टर हैं। तो मिलते हैं इस बुक की दूसरी यूनिट के साथ, लेकिन आपका सहयोग जारी रहे। आपके सहयोग के बिना ये चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं। ठीक है भाई। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक भी करो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक कर दूंगा। ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।